मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाख्तियार सुल्तान अब्दुल हमीद के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। इस ड्रामे का आगाज करने से पहले आपको सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाते चलें। सुल्तान अब्दुल हमीद 1842 में पैदा हुए। आपने 1876 से लेकर 1909 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की, जो कि तकरीबन 33 बरस बनते हैं। आप सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद सल्तनत के दूसरे ताकतवर तरीन सुल्तान थे। आपने अपने दौरे हुकूमत में जदीद अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज कायम की। आपने रेलवे के बड़े मंसूबे रचाए। आपने हुजाज ट्रेन लाइन को इस्तांबुल से फलस्तीन और मदीना से जोड़ा, ताकि मुसलमान एक शहर से दूसरे शहर बआसानी सफर कर सके। 1909 में आपको घर में कैद कर लिया गया, जिसकी वजह से आपका दौरे हुकूमत खत्म हुआ और कैदी में अपना 1918 में वफात पाके। नाज़रीन, इस सीरीज का आगाज करने से पहले आपको एक और बात बताते चले। इस सीरीज का ताल्लुक थोड़ा जदीद जमाने से है और इस सीरीज में आपको दुनिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक और बात आपको बताते चले कि सुल्तान अब्दुल हमीद के टोटल 5 सीजन हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 1 की एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो चलिए एपिसोड का आगाज करते हैं। नाज़रीन, एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे इस्तांबुल की गलियों में लोग तुर्क झंडे लहरा रहे होते हैं और सुल्तान अब्दुल हमीद के हक में नारे बुलंद करे होते हैं। इसके साथ ही फौजियों के हिसार में सुल्तान अब्दुल हमीद घोड़ा गाड़ी पर सवार आगे बढ़ते हैं। घोड़ा गाड़ी के इर्द गिर्द गन उठाए मुहाफिज भी मौजूद होते हैं, जबकि आगे बढ़ते हुए सुल्तान हाथ के इशारे से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सुल्तान बड़े ही बावकार अंदाज में अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लोगों के जुबान पर सल्तनत उस्मानिया, तुर्क हुकूमत और सुल्तान अब्दुल हमीद जिंदाबाद के नारे जारी और सारी होते हैं। सुल्तान की घोड़ा गाड़ी के पीछे पाशा सफ बसफ चल रहे होते हैं। सुल्तान के इस्तकबाल के लिए जैसे पूरा शहर ही उमड़ आया हो। आगे बढ़ते हुए एक शख्स एक सिक्का फौजी कमांडर की जानिब उछाल देता है। सिक्का देखते ही कमांडर बुलंद आवाज से कहता है, हमला करो, फायरिंग। यही कहते और सुनते ही फौजी पोजीशन संभाल कर एक जानिब फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये सब कुछ था सुल्तान अब्दुल हमीद का प्रोटोकॉल। अब यहाँ से एक दमदार एपिसोड का आगाज होगा। यल्दीज महल में सुल्तान अब्दुल हमीद एक खूबसूरत और पुरकशिश लिबास पहन लेते हैं और फिर सुल्तान का एक मखसूस बैज अपने लिबास पर लगा देते हैं। तैयार होने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि महल में ही एक मुकाम पर तमाम पाशा खड़े होते हैं और एक पाशा दूसरे पाशा से कहता है, 20 साल गुजर चुके हैं पाशा, तख्त पर उनका पहला दिन तुम्हें याद है? तो महमूद पाशा कहता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो महज एक शहजादे थे। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि वो सुल्तान बन जाएंगे, मगर तारीख ने इक़्तिदार उनके कदमों में लाकर रख दिया। फिर वो ताकतवर तरीन होते चले गए। जवाबन दूसरा पाशा कहता है, जंगे लड़ते लड़ते वो ताकतवर हो गए। उन्होंने 20 साल में मुल्क को बहुत तरक्की दी, काश के वो 20 साल और रहे। इस पर महमूद पाशा तंजन कहता है, वो 20 साल रहे तब ना, कल का किसको पता। जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी पूरी शान और शौकत के साथ महल की बालाई मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हैं और काफी देर चलते चलते सुल्तान अपने दीवान तक जा पहुंचते हैं। सुल्तान को देखकर तमाम फौजी नारे बुलंद करते हैं, जबकि महल की खवातीन भी वहां आकर सुल्तान को देखने लग जाती हैं। इसके साथ ही सुल्तान अपने तख्त पर बैठ जाते हैं और एक शख्स बुलंद आवाज से कहता है, बा अदब बा मुलाहिजा। तकरीब शुरू की जाती है और पाशा आगे बढ़कर बारी बारी झंडे को चूमते हैं। ये देखकर एक शख्स कहता है, क्या ये आज भी झंडे को बोसत दिलवाते हैं? तो दूसरा शख्स कहता है, ये अच्छा है जनाब। गुजरे वक्तों में सल्तनत उस्मानिया के बादशाह गैर मुल्की सफीरों से अपने कदमों पर बोसा करवाते थे। इसी लम्हे महमूद पाशा अपने बेटे से कहता है, इस निशानी शाही को आखिरी बार बोसा दिया है मैंने। तो उनका बेटा पूछता है, वो कैसे? महमूद पाशा के जवाब देने से पहले ही सुल्तान खड़े हो जाते हैं और तमाम लोगों के हाथ उठाने पर काजी साहब दुआ मांगते हुए कहते हैं, लोगों के मुहाफिज जिन्होंने सिर्फ एक अल्लाह को जाना, ए मक्का और मदीना मुनव्वरा के खादिम, ए जमीन पर अल्लाह के खलीफा सुल्तान इब्ने सुल्तान, ए जोरावर अब्दुल हमीद सानी, अल्लाह तुम्हारी खिलाफत को मजीद ताकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे मुल्क को हमेशा कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस पर सुल्तान और तमाम पाशा एक जुबान होकर आमीन कहते हैं। दूसरी जानिब वियना शहर में एक शख्स एक दरवाजे पर दस्तक देता है और दरवाजे पर आने वाली खातून से कहता है, मैं मिस्टर हेजल से मिलने आया हूँ। तो खातून कहती है, फरमाइए, मैं उसकी बीवी हूँ, आपको क्या काम है? जवाबन वो शख्स पूछता है, क्या वो खुद घर पर नहीं है? इस पर वो खातून कहती है, नहीं, खुदा जाने वो कहाँ है। यह सुनते ही वो शख्स वहाँ से चला जाता है। उधर एक खुफिया कमरे में एक यहूदी बैठा दुआ मांग रहा होता है और कहता है, सुन इस्राइल, हाकिम मुतलक हमारा खुदा है, यह दुनिया मुनफरिद है। हमारे खुदा का कलाम हमें सीधी राह दिखाता है और हम कामयाब होंगे, हम अपने खुदा के साथ हैं। दुआ के बाद वो शख्स उठकर आगे बढ़ता है और वहाँ पे कैद किए हुए अपने बाप के पास आता है। फिर कहता है, बाबा, मैंने पहला कदम उठा लिया है अपने ख्वाब की ताबीर के लिए। यकीनन ना सिर्फ मेरे बल्कि तमाम यहूदी बहन भाइयों के ख्वाब भी पूरे होंगे। आज के बाद उनकी अपनी सरजमीन होगी, वो सब यरूशलेम की जरखेज जमीन तक पहुंचेंगे, दरियाए नील के वाफर पानी तक और दरियाए फरात का फजल भी पाएंगे। मसीह दिखाई देगा और सुलेमान की हैकल फिर तामीर होगी। बाबा, मैंने ऐसी तरकीब तैयार की है कि सुल्तान जो रेलवे मक्का लेकर जाएगा
वही यहूदियों को उनके आबाई वतन ले जाएगी। मेरे खादिम चंद दिनों में रेलवे पर काबिज होंगे और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ हो। काश कि आपको अपने बेटे पर यकीन होता जो आपसे बेहद प्यार करता है। यह सुनकर वो बुजुर्ग अपने बेटे के चेहरे पर थूक देता है और कहता है, मैं तुम्हारी माँ से कितनी बार झगड़ा हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे जैसा बेएतकाद बेटा मेरा कभी हो ही नहीं सकता। इस पर उनका बेटा यानी कि थियोडोर कहता है, बेएतकाद तो आप हैं, आपने ही हमारी रिवायात और खुदा को धोखा दिया है। जवाबन थियोडोर का बाप कहता है, मैं उस खुदा को नहीं मानता था जो यहूदियों को इजाजत दे लोगों का खून बहाने की। मैं ईमान रखता हूँ उस खुदा पर जो गफूर और रहीम है, जो कहता है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो। मेरा खुदा कहता है कि खून मत करना। अपने बाप की बातें सुनकर थियोडोर जाने लगता है तो वो कहते हैं, मत भागो थियोडोर, मत भागो। इसराइली रियासत खुदा का वादा नहीं है। मगर थियोडोर उनकी बातों को अनसुनी करता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब यल्दीज महल में सुल्तान अपने कमरे में दाखिल होते हैं और आगे बढ़कर कामकाज में लग जाते हैं। इसी लम्हे एक पाशा कमरे में दाखिल होता है और कहता है, रेलवे के बारे में बरतानवी कंपनी ने पैगाम भेजा है। उन्होंने आपके हुक्म की रोशनी में ये दस्तावेजात तैयार की है। इस पर आपके दस्तखत दरकार है और फिर इसे बरतानवी कंपनी को भेजना होगा। यह कहते साथ ही पाशा दस्तावेजात सुल्तान को देता है और सुल्तान दस्तावेजात देखते हुए कहते हैं, तहसीन पाशा जरा सोचें, एक मुस्लिम जो ट्रेन में बैठेगा वो इस्तांबुल जाएगा और फिर अपनी रेलगाड़ी में मक्का से मदीना का सफर तय करेगा। इस तरह वो आसानी हज अदा कर सकेगा। जो सफर घोड़े पर 6 माह में होता था अब वो सिर्फ 1 हफ्ते में होगा। यह मेरा ख्वाब है कि मुसलमानों की सरजमीन उनके लिए जन्नत हो जाए। इस पर तहसीन पाशा अमीन कहते हैं। इसके साथ ही सुल्तान दस्तावेजात पर दस्तखत कर देते हैं और तहसीन पाशा दस्तावेजात लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप सुबह के वक्त देखेंगे महल की खवातीन खाने के मेज के पास खड़ी होती है। इसी लम्हे सुल्तान वहाँ आते हैं और वहाँ पे मौजूद सुल्तान की बेटी उन्हें दुआएं देती है। इसके साथ ही तमाम लोग खाने के मेज पर बैठ जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं, मेरा बेटा अब्दुल कादिर यहाँ मौजूद नहीं है? तो वहाँ पे पहुँचने वाला सुल्तान का बेटा यानी कि अब्दुल कादिर कहता है, बाबा आपने देखा नहीं, एक और अखबार महल में आया है। या अल्लाह, इस अखबार में कुछ बुरा तो नहीं आ गया? यह कहते साथ ही अब्दुल कादिर बैठ जाता है और सुल्ताना कहती है, मेरे शहजादे आपको मालूम है कि इस अखबार की हिमायत कौन करता है? जवाबन अब्दुल कादिर कहता है, अम्मी मुझे मालूम नहीं करना। ज्यादातर लोग तो वो हैं जो सुल्तान से इत्तेफाक नहीं करते। यह सुनकर सुल्ताना को बहुत दुख होता है और सुल्तान कहते हैं, ऐ मेरे बागियाना सोच के हामिल बेटे, ये उनकी मेरी जात पर हमले की बात नहीं है, यह बात हमारी सल्तनत पर खिलाफत के हमले की है। जरा अखबार मुझे दीजिए। इस पर अब्दुल कादिर अखबार सुल्तान को दे देता है। अखबार लेकर सुल्तान उस पर छपी एक तस्वीर की जानिब देकर कहते हैं, शहजादे ये खबर सुनिए, मशवरत अखबार की ही खबर है। खिलाफत का कोई इख्तियार नहीं रहा। हिंदुस्तानी मुसलमान बरतानवी राज के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और साथ में ये तस्वीर है। यह कहते साथ ही सुल्तान अखबार अब्दुल कादिर को दे देते हैं और मजीद कहते हैं, एक अनपढ़ मुसलमान भी ये समझता है कि वो जूतों के साथ मस्जिद में नहीं जा सकता। मैं उन लोगों को झूठी तस्वीर के जरिए मासूम ज़हनों से नहीं खेलने दूंगा। इसके साथ ही सब खाना खाने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी पहली चाल जो आपको सुल्तान के खिलाफ दिखाई गई। दूसरी जानिब महमूद पाशा और उनका बेटा भी मशरूत अखबार पढ़ रहे होते हैं। महमूद पाशा कहता है, आपने ये खबर पढ़ी बरतानवियों की हिंदुस्तान में जामे मस्जिद बनवा रहे हैं? तो सबाहुद्दीन कहता है, वो लोग हर एक को मजहब की आजादी देते हैं और अब्दुल हमीद को बरतानवी लोग नापसंद हैं। इस पर महमूद पाशा कहता है, हाँ वो वाकई पसंद नहीं करता। उसका ख्याल है कि मुसलमानों के लिए मस्जिद सिर्फ खलीफा ही बनवा सकता है। यह सुनकर सबाहुद्दीन कहता है, एकदम बेकार ख्याल यह होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमारी सरजमीन है और तमाम के तमाम इंसान हमारी ही कौम है। मगर हम अब भी एक खानदान को मानते हैं और वो खानदान है सुल्तान का। इसलिए लम्हे वहाँ पे आने वाली खातून कहती है, इस खानदान में क्या खराबी है? सबाहुद्दीन खातून को देखकर वो दोनों बौखलाहट में खड़े हो जाते हैं और महमूद पाशा हिचकिचाते हुए कहता है, सबाहुद्दीन का वो मतलब नहीं था। मेरे सुल्ताना खानदान उस्मानिया हमेशा आला ही रहा है। आपके आबाओ अजदाद ने तो तुर्कों पर 6 सदियों तक हुकूमत की है। बिलखसूस आपके भाई अब्दुल हमीद खान, वो ऐसे बासलाहियत है कि दुनिया में नायाब तरीन शख्सियत है। इसके कहने का यह मतलब नहीं था। फिर सबाहुद्दीन कहता है, मम्मी जान गुस्सा मत कीजिएगा, मगर क्या मैं अपने खानदान के बारे में कभी बकवास करता हूँ? जवाबन सुल्ताना गुस्से से कहती है, मम्मी क्या होता है और ये लफ्ज कहाँ से आया है? मुझे अम्मी या वालदा कहा कीजिए, ये लफ्ज बिल्कुल अच्छा नहीं। इस पर सबाहुद्दीन कहता है, अम्मी जान क्या हमें मगरबी नहीं होना चाहिए? यह कहते साथ ही सबाहुद्दीन फूलों वाला गुलदस्ता उठाता है तो महमूद पाशा एकदम से एक फूल उठाकर आगे बढ़ता है और सुल्ताना को फूल पेश करते ही उनके पास बैठ जाता है। यह देखकर सुल्ताना कहती है, आह महमूद, अब जल्दी से मतलब की बात करें, आप मेरे भाई से क्या चाहते हैं? तो महमूद पाशा कहता है, ये अहमकाना बात है जुनाहा, आपके भाई से भला मैं क्या चाहूंगा? मैं तो बस उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। इस पर जुनाहा पूछती है, किस किस्म की खिदमत? जवाबन महमूद पाशा कहता है, मैंने रेलवे के मंसूबे के बारे में दिन रात सोचा है जुनाहा, मैंने अंत तक मेहनत की है। अगर आपके भाई ये मंसूबा मुझे सौंप दे तो हमारे मुल्क को बहुत फायदा होगा। यह सुनकर जुनाहा पूछती है, लेकिन आपके इसमें क्या फायदा हो सकता है महमूद पाशा? तो महमूद पाशा कहता है, नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें मेरे लिए दुआ करें, बस इतनी सी बात है।
محمود پاشا کی یہ بات سن کر زنیہہ سلطان سے بات کرنے پر مان جاتی ہے۔ دوسری جانب اپنے بابا کو اللہ حافظ کہنے کے بعد عمر دکان سے نکلتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کی امی زینب کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے عمر یہ دستانے لے لو، یہ اس پیاری لڑکی نے بنے ہیں۔ یہ سن کر احمد دستانے لے لیتا ہے اور کہتا ہے زینب بہت شکریہ، تم نے میرے لیے زحمت اٹھائی۔ جواباً زینب کہتی ہے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، تم نے ہمیشہ میری اور میرے بھائی کی حفاظت کی ہے۔ جاتے جاتے عمر کی امی اسے نصیحت کرتی ہے بیٹا کسی سے جھگڑا مت کرنا۔ اس پر وہاں موجود عمر کے بابا کہتے ہیں اسے بیکار میں نصیحت مت کرو آسیہ بیگم، یہ وہی کرے گا جو چاہتا ہے۔ یہ سن کر آسیہ بیگم کہتی ہے آخر یہ بیٹا کس کا ہے؟ دوسری جانب یلدیز محل میں سلطان مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے تحسین پاشا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان دستاویزات برطانوی کمپنی تک پہنچا دیے ہیں، اس کے علاوہ زنیہہ سلطان آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اجازت ملنے پر زنیہہ سلطان وہاں آتی ہیں، انہیں دیکھ کر سلطان کہتے ہیں زنیہہ خوش آمدید، کیسی ہیں آپ اور محمود پاشا کیسے ہیں؟ جواباً زنیہہ کہتی ہے ہم دونوں آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں سلطان، میری آپ سے ایک درخواست ہے، محمود پاشا کی خواہش ہے کہ آپ انہیں خدمت کا موقع دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ریلوے کا معاملہ ہے، وہ حال ہی میں اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ اور یورپ میں اس کو انجام دیا جاتا ہے، اگر ایسا ممکن ہو تو آپ انہیں خدمت کا موقع دیں۔ یہ سن کر سلطان پوچھتے ہیں کیا وہ یہاں ہیں؟ جواباً زنیہہ ہاں میں سر لاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان تحسین پاشا سے کہتے ہیں تحسین پاشا محمود پاشا کو بلائیے۔ یہ سن کر تحسین پاشا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زنیہہ بھی چلی جاتی ہے۔ اسی لمحے محمود پاشا وہاں آتا ہے اور وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں یقیناً آپ کے پاس ریلوے کے بارے میں کوئی منصوبہ ہوگا۔ تو محمود پاشا کہتا ہے بالکل سلطان، میں نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمود پاشا سلطان کو اپنے منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ سلطان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش میں محمود پاشا کے ہاتھ بھی تیزی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور محمود پاشا کے ہاتھ پر لگی سیاہی دیکھ کر سلطان ایک دم سے کہتے ہیں محمود پاشا مشروط اخبار کی سیاہی آپ کی انگلی پر لگی ہے۔ یہ سن کر محمود پاشا کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے اور سلطان سیاہی صاف کرنے کے لیے محمود پاشا کو کپڑا دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں بے فکر رہیں، میری نظر آپ کے گھر پر نہیں۔ پھر بھی مشروط اخبار نے اختلافات کو کافی بڑھا چڑھا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے کہ چھاپا خانے میں خطوط کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہی سیاہی آپ کے ہاتھ پر بھی ہے۔ جواباً محمود پاشا ہڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان میں تو سارے اخبار پڑھتا ہوں اور میں مشروط اخبار بھی پڑھتا ہوں، یہ بڑا ہی شرمناک جعلساز اور بے ایمان اخبار ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں ریلوے کا مسئلہ بہت سنگین ہے پاشا، اگر ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا لیں تو ہم یورپی ممالک کے ہاتھ توڑ سکتے ہیں، وہ ہاتھ جو ہماری سرزمین تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس منصوبے کے ذریعے ہم وہ ہاتھ توڑ سکتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں خاندان کے کسی شخص سے ملاقات اعتماد دلاتی ہے۔ برطانوی لوگوں کو دی گئی تجویز کے بارے میں غور کیجیے گا اور جائزہ لیجیے کہ وہ مناسب ہے یا نہیں۔ یہ سن کر محمود پاشا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے سلطان حوصلہ افزائی کا شکریہ، تو پھر کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ منصوبہ مجھے مل گیا ہے؟ جواباً سلطان ہاں میں سارے لاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر محمود پاشا ہمپتے کانپتے ہوئے کہتا ہے شکریہ سلطان، بہت شکریہ، شکریہ سلطان، بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگتا ہے تو سلطان کہتے ہیں اخبار پڑھنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کی سیاہی ہاتھ پر نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی محمود پاشا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب صبح الدین اخبار عبد القادر کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے اس اخبار کا آنا سختی سے منع ہے، نہ کہ محل بلکہ پورے استنبول میں۔ یہ سن کر عبد القادر اخبار لے لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خزانہ جنات نے چھپا رکھا تھا۔ تو صبح الدین کہتا ہے جنات بھی آزادی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صبح الدین اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے فی الحال تم اسے پڑھو، اس کے بعد میں تمہیں نئے رسالے لا کر دوں گا۔ اس پر عبد القادر کہتا ہے ذرا دھیان سے، اگر میرے والد نے دیکھ لیا تو وہ جنات کو بھی ہماری جاسوسی پر لگا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صبح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب محمود پاشا ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور محمود پاشا کہتا ہے سلطان معظم نے ریلوے کا منصوبہ مجھے سونپ دیا ہے۔ جواب میں ایک شخص پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ ہمیں اس کی توقع نہیں تھی، ہم مل کر اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس پر محمود پاشا کہتا ہے آپ لوگ کام کرو، یہ تو ویسے بھی ہماری سرزمین کا مسئلہ ہے، اس کے لیے سربراہ معنی نہیں رکھتا، میں ہوں یا کوئی اور خاتون پاشا۔ یہ سن کر وہاں پہ کھڑا دوسرا شخص بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے خاتون پاشا نہیں کہہ سکتے، مجھے سلطان نے پاشا بنایا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جا کر سلطان سے بات کرو۔ تو محمود پاشا جاتے جاتے کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، مجھے ٹیلی گرام پر کام کرنا تھا، میں واپسی پر یہاں رکوں گا تاکہ کام کا جائزہ لے سکوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سلطان اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ کھڑے ایک نقشے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دو چیزیں ہیں جو ریلوے کے پاشاؤں کی حفاظت کریں گی، ایک ایمان کی روشنی اور دوسرا ترک کا ستارہ۔ دوسری جانب ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کی آمد و رفت جاری ہوتی ہے اور لوگوں میں سے ایک خاتون آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد ایک شخص اس خاتون کو پاسپورٹ دیتے ہوئے کہتا ہے دارالخلافہ میں آپ کو خوش آمدید۔ پاسپورٹ لینے کے بعد وہ لڑکی آگے بڑھتے ہوئے ریلوے اسٹیشن سے باہر آتی ہے اور عمر کے ساتھ اس کی گھوڑا گاڑی پر سوار ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے بیٹھتے ہی عمر گھوڑے سے کہتا ہے چل میرے شیر اس بار شرمندہ نہ کروانا۔ تو لڑکی کہتی ہے کیا تم گھوڑے کو شیر کہتے ہو؟ جواباً عمر کہتا ہے میں جب تک اس کی تعریف نہ کروں یہ چلتا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ منزل کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ویانا شہر میں تھیوڈور ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہاں موجود ایک لڑکی تھیوڈور کو ہرزل کے نام سے پکارتی ہے اور کہتی ہے
जिस टेलीग्राम का आपको इंतजार था वो महमूद पाशा को मिल गया है। यही कहते साथ ही वो लड़की एक खत थियोडोर को दे देती है और खत लेते ही वो दोनों तेजी से एक कमरे में जाते हैं और खत पढ़ते हुए थियोडोर कहता है, सुल्तान मलका की ट्रेन पर सवार हो गए, नक्शा भेज दीजिए। फिर थियोडोर खुलकर बात करते हुए कहता है, उसने कर दिखाया और मिशन की बागडोर संभाल ली। इस्तांबुल में हमारे लोगों को बोल दे कि असल नक्शे महमूद पाशा को भिजवा दे। जवाबन वो लड़की कहती है, ये काम पहले ही कर दिया गया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही सुल्तान अब्दुल हमीद की पहली एपिसोड का इख्तिताम होता है। बहुत सी चीजें शायद आपको इस एपिसोड में समझ ना आई हूँ, लेकिन 2 से 3 एपिसोड गुजरने के बाद आपको तमाम चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। इस एपिसोड के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नेक्स्ट एपिसोड से पहले आपको याद रखने चाहिए। एक तो महमूद पाशा गद्दार है, यानी कि यहूदियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और दूसरी जानिब उसका बेटा सबाउद्दीन सुल्तान के बेटे यानी कि अब्दुल कादिर को वर्गला रहा है। तो बस नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो।